नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा और आज उसका उत्तर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में आज कौन कहां पर कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसको लेकर के उद्धव ठाकरे पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई। ये बैठक की ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बैठक में आपको दिखाई दे रहे मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत, आदित्य ठाकरे वो भी इन तस्वीरों के अंदर, केसी वेणुगोपाल और गुरदीप सप्पल ये इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये कि इस बैठक में जिस तरीके से मुद्दे उठे हैं और इससे पहले भी बैठक हुई, संजय राउत के घर पर बैठक हुई अलग से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की, तो वहां पर भी बैठक हुई और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई। तो एक तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के आज खाका खींच दिया गया कि कौन कहां पर लड़ेगा। जो अंदर खाने की खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या कुछ ऑफिशियली बयान आए हैं वो भी आपको बताऊंगा और क्या कुछ वहां पर अनऑफिशियल तरीके से हुआ है, यानी क्या ऑफ द रिकॉर्ड क्या कुछ बातें हुई हैं वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी आपको दिखाऊंगा कि बीते 10 साल के अंदर किस पार्टी ने कितनी सीटों पर फाइट की है, किस पार्टी ने कितनी सीटों पर लड़ाई लड़ी है। ये सारी चीजें एक एक करके परत दर परत आपके सामने लेकर के आ रहा। तो सबसे बड़ा सवाल वो यही कि महाराष्ट्र का क्या सीएम फेस होगा। तो इस बात का उत्तर मैं कह सकता हूं कि हां, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सीएम फेस के साथ में ही उतरेगी, मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ में उतरेगी। और ये मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आधिकारिक तौर पर आज घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बैठक में आज आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के चर्चा मंत्रणा तकरीबन तकरीबन तय हो गई है। अब कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा वो भी आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी उस पार्टी का सीएम फेस नहीं होगा। ये बड़ी दिलचस्प जो है वो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा। इस बैठक के अंदर तय हुआ है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी उस पार्टी का सीएम फेस नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। तो इस बैठक के अंदर जो अनऑफिशियल तरीके से अभी हमारे पास में जानकारी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से, उसमें तय हुआ है कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों के साथ में चुनाव में उतरेगी। ये बात साफ हो गई। उसके बाद में एक और चीज साफ हो गई है, वो ये कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव में उतरेगी महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन उद्धव ठाकरे के चेहरे के साथ में चुनाव में उतरने जा रही, उनको सीएम फेस बनाया जाएगा। ये भी आज की बैठक में तय कर लिया गया। और तीसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी होगी जो चुनाव लड़ने का काम करे। इससे पहले 10 साल पहले भी ऐसी समीकरण बने थे और तब कौन कितनी सीटों पर उतरा था, तब किसको कितनी सफलता मिली थी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले एक बार आज की बैठक की जो आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है, बड़ी बातें निकल करके आई है, सबसे पहले जरा वो स्क्रीन पर ले आइए और फिर उसके बाद में सीट शेयरिंग पर, सबसे अहम चीज सीट शेयरिंग, उस पर जो है विस्तार से बात करेंगे, उस पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस बैठक को लेकर के। उद्धव ठाकरे जो है वो कह रहे हैं कि किसान युवा एनडीए से परेशान है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। और 13 करोड़ लोग बदलाव देखना चाहते हैं। अब ये बयान देखिए, उद्धव ठाकरे का बयान है। उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था, नहीं मैं बनना चाहता था, लेकिन मैं जिम्मेदारी से भागने वालों में से नहीं हूं। अब यहां पर ये जो तीसरी लाइन है इसमें तय हो रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं। मैंने जिम्मेदारी ली है और अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की है। मतलब जिम्मेदारी उन्होंने सीएम फेस की ले ली है। अगर मेरे सहयोगियों को लगता है कि मैंने उत्कृष्ट काम किया है तो उनसे पूछे कि क्या वो मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे यहां पर अपने आप को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। और ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि उद्धव ठाकरे के सामने क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को चुनावी मैदान में आगे बढ़ाएगी
या बीजेपी एकनाथ शिंदे के नाम पर ही चुनावी मैदान में आगे जाएगी। ये जो है वो बड़ा जरूरी है। और जिसके आप ये देखिए कि जिस तरीके से उद्धव और वहां पर एकनाथ शिंदे का मुकाबला होगा, उसी से जो है वो साफ हो जाएगा कि बीजेपी थर्ड नंबर पर है यहां पर। अब देखिए संजय निरुपम का बयान आया है, जो कि शिंदे गुट के नेता हैं। उनकी तरफ से कहा गया सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेताओं के आगे झुक रहे हैं। गजब बात है भाई, वो खुद कांग्रेस के नेता थे, अभी उधर चले गए। दिल्ली यात्रा ठाकरे की लाचारी दिखाती है। वह खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार इनका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे अन्य पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अब शरद पवार से पहले बातचीत हुई है, शरद पवार से वो पहले मिले हैं और उसके बाद में वो गए हैं कांग्रेस के पास में, उद्धव ठाकरे के पास में। तो ये सबसे बड़ा सवाल कि अब कब घोषणा होगी। ये जरूर कहा जा रहा है महाराष्ट्र में तमाम नेताओं की तरफ से कि घोषणा जल्दी होनी चाहिए, घोषणा जल्दी हो ताकि तस्वीर साफ, ये जो है वो कहा जा रहा है। और इसके बाद में बीजेपी के अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार, उनका बयान भी आपको दिखाते हैं। आशीष शेलार वो भी उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं इस बैठक को लेकर। तो आप सोचिए कि इस बैठक की जो महत्वता है वो कितनी है, इंपोर्टेंस है वो कितनी है, कि हर कोई इस बैठक को लेकर के बयान दे रहा है। अगर ये बैठक इंपोर्टेंट नहीं होती तो बीजेपी को नेताओं को आखिरकार क्यों बयान देने पड़ रहे हैं, सवाल यहीं से जो है समझ में आ जाता है। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे में महाराष्ट्र क्या क्या हित है, ये उन्होंने सवाल एक तरीके से उठाया है। और क्या उनके दौरे से कोई फायदा होने वाला है। शेलार ने कहा कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा करते हैं तो शिवसेना यूबीटी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि वो दिल्ली के सामने झुक रहे हैं, चाहे वह नीति आयोग की बैठक में जाए या उद्धव ठाकरे कांग्रेसियों के बर्तन साफ करने गए हैं। शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के आगे झुक रहे हैं। इस बयान से आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का चुनाव कितना करंट वाला होने वाला है और महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह का करंट दिखाई देगा। इस बयान से आप समझ पा रहे हैं कि बर्तन मांजने की बात और इसी तरीके से बात कोई अहमद शाह अब्दाली की, इसी तरीके से गद्दार की या भ्रष्टाचार के सरगना की तमाम बातें कही गई। लेकिन अब जरा देखिए 2014 की स्थिति क्या थी। 2014 की स्थिति क्या थी, जब 2014 में ये तमाम पार्टियां अलग अलग लड़े थे, तब इनकी पोजीशन क्या रही थी। 2014 में 288 सीटों में से कौन कितनी सीटों पर लड़ा और किसको कितने नंबर आए। आज भी कमोबेश उसी तरीके की स्थिति है। बीजेपी इसमें डाउन में चली गई। बीजेपी का जो परसेंटेज है वो आप कह सकते हैं कि और डाउन हो गया है। तो 2014 की स्थिति है आपके सामने, महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति, जिसमें 288 कुल सीटें हैं। किस किस ने कितने उम्मीदवार उतारे और कितने जीते और कितना वोट प्रतिशत रहा, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी ने 288 में से 260 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सब अलग अलग लड़े थे। 122 जीते, बीजेपी का वोट प्रतिशत रहा 27.81, करीब 28% आप कह दीजिए। शिवसेना की तरफ से 288 में से 282 पर उम्मीदवार उतारे और यहां पर शिवसेना को जीत हासिल हुई 63 सीटों पर। 19% वोट शिवसेना को मिला। मनसे ने, राज ठाकरे की पार्टी, 219 सीटों पर उम्मीदवार उतारा और सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। वोट परसेंटेज तो आप क्या ही उनका गिनेंगे, बहुत सारी सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने 287 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 42 सीटें जीती और 17% का वोट शेयर उनके खाते में आया। और उसके साथ साथ एनसीपी को आप देखें तो एनसीपी ने यहां पर 278 कुल अपने उम्मीदवार उतारे और इसमें से 41 सीटें एनसीपी ने जीती और एनसीपी को 17% का वोट शेयर मिला। ये तब की स्थिति है जब देश में मोदी मैजिक तमाम तरह की कहानियां गढ़ी जा रही थी और मोदी 2014 की जीत के बाद में 282 सीटों पर जीत करके दिल्ली में प्रधानमंत्री बन चुके थे।
ये तब की बात है, तब भी बीजेपी 122 सीटें जीत पाई थी, यानी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी कर पाई थी। अब आइए जरा 2019 के चुनाव को। 2019 का जब चुनाव हुआ, यानी आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले उस वक्त में बीजेपी और शिवसेना, एक नाथ शिंदे नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ लड़े और कांग्रेस और शरद पवार में 50-50% का फॉर्मूला तय हुआ। और उस वक्त में देखिए क्या कुछ जो है वो फॉर्मूला यहां पर दिखा है, और कि कितने लोगों को कितनी जो है वो सीटें आई हैं, उस वक्त का आंकड़ा भी जो है वो आप देखिए। बीजेपी एनडीए 103 सीटें उसको मिली, और शिवसेना उद्धव ठाकरे उनको 37 सीटें। ये आज की स्थिति है, ये आज जो वर्तमान में स्थिति है। और एनसीपी 39 सीटें, अन्य 22 सीटें, कुल 201 सीटें आज एनडीए के अंदर है। वहीं पर महाविकास आघाड़ी में 37 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास में 15 सीटें हैं, और एनसीपी शरद पवार के पास में 13 सीटें हैं, अन्य के पास में 2 सीटें, कुल यानी 67 सीटें यहां पर दिखाई दे रही। अब जरा फिर से चलिए 2019 पर। 2019 का आंकड़ा आपके सामने है। 2019 में देखिए 288 में से बीजेपी ने 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 105 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीतती है। 25% वोट बीजेपी का रहता है। बीजेपी का पिछली बार 28 के करीब वोट था, वो गिर करके 25% पर आ गया। बीजेपी 2014 में मोदी मैजिक पर थी, 2019 में पुलवामा की लहर थी। ये बड़ा अपने आप में जो है बड़ा चुभने वाला शब्द है, लेकिन कोई और दूसरा शब्द नहीं है मेरे पास में। तो बीजेपी उसके बावजूद सिर्फ 25% वोट हासिल कर पाती है। शिवसेना करीब करीब इतनी सीटों पर, 124 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, और सिर्फ 56 सीटों पर शिवसेना जीत पाती। शिवसेना का वोट पिछली बार अकेले लड़ी थी जब 19% रहा था, साथ में लड़ती है बीजेपी के साथ में, तो शिवसेना के 16% वोट जो है वो यहां पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी दोनों बराबर बराबर लड़े, 50-50% के फॉर्मूले पर लड़े, और बाकी की 38 सीटें वो छोड़ दी अन्य पार्टियों के लिए जो कांग्रेस के साथ में गठबंधन में थे। कांग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा, 125 में से कांग्रेस ने 44 सीटें जीती। वोट परसेंट रहा 15.87%, करीब करीब 16%। वहीं पर एनसीपी 125 सीटों पर चुनाव लड़ती है, और एनसीपी को 10 सीटें ज्यादा यानी 54 सीट मिली, और वोट परसेंटेज रहा 16.71, यानी करीब करीब 17% वोट शेयर यहां पर एनसीपी को मिलता हुआ दिखाई दिया। तो आप देखिए कि जब ये पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, तो अलग अलग लड़ने में बीजेपी के 122 सीटें थी, अब बीजेपी की 105 सीटें जब वो साथ में लड़े। और शिवसेना जब अलग थी तो शिवसेना के पास में 56 सीटें उस वक्त में नहीं थी, लेकिन अब 56 सीटें बीजेपी के साथ में लड़ करके शिवसेना के पास में आती हैं। 19% में उनका वोट शेयर कम हो गया, बीजेपी का भी वोट शेयर कम हो गया। कांग्रेस साथ में एनसीपी के लड़ती है, तो 44 और 54 वोट जो है वो आ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति आप 2014 और 2019 की देख सकते हैं। 2014 और 2019 में अब ये यही जो गणित आपके सामने है, यही कैलकुलेशन अब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी चल रहा था, और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी यही बातचीत चल रही थी कि कौन कहां पर कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसको क्या बनाया जाए और किसको कहां पर लड़ाया जाए। यही सब चर्चाएं जो है वो वहां पर भी चल रही थी। तो सीएम फेस कांग्रेस का होना चाहिए, कुछ साथी लिख रहे हैं यहां पर। कांग्रेस सीएम फेस नहीं ले रही है। कांग्रेस कह रही है फॉर्मूला अलग है। कांग्रेस कह रही है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। ये तस्वीर इसके बाद में जारी हुई है, आप तस्वीर देखिए। यहां पर राहुल गांधी सेंटर में है, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखाई दे रहे हैं, और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी कांग्रेस के नेता हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, गुरदीप सप्पल हैं, और बाकी अन्य कांग्रेस के साथी नेता यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति इस वक्त में है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि सीटों पर आज तकरीबन अंदर बात पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और अब तस्वीर क्या कुछ बनकर के निकल करके सामने आती है वो बड़ा सवाल है।
और जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी भूमिका तय की है, कांग्रेस के घर पर आखिरी बैठक हो रही है, तो बड़ा भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस सीएम फेस अपना नहीं उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस में फिर वही गुटबाजी की स्थिति बनेगी और ऐसे में कांग्रेस जो है वो कमजोर हो जाए। इसलिए कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पिछली बार आए थे और सीएम थे और सीएम से वो बीच में ही उनको हटाया गया। तो कहीं ना कहीं एक लोगों की सहानुभूति भी उद्धव ठाकरे के साथ में है और उस सहानुभूति को दोबारा से कैश करने की कोशिश यहाँ पर इंडिया गठबंधन की दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के अब बीजेपी के पाले में गेंद चली गई है और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन वो बीजेपी से आगे दिखाई दे रहा है। अभी तक बीजेपी की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सीएम बनेगा। उद्धव ठाकरे जरूर गए हैं चुनावी कैंपेन के लिए, लगातार चुनावी कैंपेन कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कह पाए हैं कि हम उद्धव ठाकरे या माफ कीजिए एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे, इस बात को नहीं कह पाए। और बीजेपी के अंदर यही जो है वो इस वक्त में सबसे बड़ी मुसीबत है। देखिए एक वक्त था जब बीजेपी अपने तरीके से गोटी सेट करती थी, गोटी यानी अपनी जो चाल थी वो बीजेपी सेट करती थी। कहा जाता था कि अमित शाह चाणक्य हैं और वो एक चुनाव से पहले अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अब एक चुनाव से तो छोड़िए आप, यही अभी जो चुनाव है वही अमित शाह के लिए टेढ़ी खीर हो गई है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और शरद पवार अमित शाह पर पहले से हमलावर हैं, अभी राहुल गांधी ने तो चुनाव कमान संभाली भी नहीं है। राहुल गांधी जब चुनाव कमान संभालेंगे, महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति में कूदेंगे, उसके बाद देखिए किस तरह के हालात बनते, किस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन कांग्रेस आज सबसे बड़ी पार्टी है, 13 सीटें हैं कांग्रेस के पास में, 9 सीटें बीजेपी के पास। तो सबसे बड़ी पार्टी आज कांग्रेस है लोकसभा के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी लोकसभा के हिसाब से भी, विधानसभा के हिसाब से भी, 10 साल तक वो बीजेपी रही, लेकिन अब बीजेपी डाउनफॉल पर है, बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और बीजेपी लगातार नीचे जा रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस लोकसभा के अंदर जो उसने प्रदर्शन करके दिखाया है, 13 सीटें लेकर के आई कांग्रेस, 2019 में सिर्फ 1 सीट थी कांग्रेस के पास। तो क्या कांग्रेस अपना लोकसभा का प्रदर्शन फिर से वो ऐसे ही बरकरार रखेगी और कांग्रेस यहां पर अपना दमखम, अपना जलवा फिर से दिखा पाने में कामयाब होगी? बड़ा सवाल ये भी है। और इसके साथ साथ बीजेपी अपने महारथियों को कब मैदान में उतारती है? नरेंद्र मोदी कब चुनावी मैदान में कूदते हैं? उद्धव ठाकरे चुनौती देकर के कह चुके हैं नरेंद्र मोदी को कि आपके और मेरे बीच में चुनाव होने दीजिए, आपके और मेरे बीच में आइए चुनावी मैदान में, और महाराष्ट्र के चुनाव को आप कहिए कि उद्धव ठाकरे वर्सेस नरेंद्र मोदी हम कर रहे हैं, कहिए इस बात को। लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, और नरेंद्र मोदी ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, इसी से साफ होता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार क्या कुछ होने वाला है। और मोदी का चेहरा बीजेपी वहां पर पोस्टर बॉय बनाएगी या बीजेपी सिंधे के चेहरे पर जाएगी, ताकि जीत का सिरा वो अगर बंधेगा तो मोदी के नाम पर ऑटोमेटिक खींच लिया जाएगा, और अगर हार का ठीकरा फोड़ना होगा तो वो एकनाथ शिंदे के सिर पर फोड़ दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।